Good afternoon, student. In the last lecture, what we have done the idea about the friction. We know that friction is opposite force, imaginary force, okay, which balance the body or a object on the horizontal surface. Okay, so we have done the different types of friction, graph of friction, different type of friction. We have done the static friction, limiting friction, dynamic friction, limiting friction, dynamic friction, and we have done the angle of friction, that is mu equal to tangent of theta. We have done the angle of repose, mu equal to tangent of alpha, and then the relationship between angle of friction and angle of repose, that equal to theta equal to alpha. After that, we have done the simple acceleration of a body sliding down on a rough inclined plane. So we have done a simple expression of the acceleration of the body. So now today we are going to discuss that how the friction is helpful and what are the disadvantage of the friction. So question, किस तरीके से क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट? क्वेश्चन आएगा फ्रिक्शन नेसेसरी इविल. अगर ये क्वेश्चन आ जाए इसका मतलब यही है, हमें क्या लिखनी है, उसकी डिसएडवांटेज लिखनी है, एडवांटेज लिखनी है और मेथड ऑफ रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन लिखना है. तो देखिए डिसएडवांटेज तो आप देख लीजिए. आई विल सेंड द थ्योरेटिकल नोट्स ऑफ दिस क्वेश्चन ऑल्सो. वांटेज, पहले डिसएडवांटेजेस लिखोगे, फिर एडवांटेजेस लिखोगे और उसके बाद मेथड्स फॉर रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन. क्या मेथड है फ्रिक्शन को जैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं. तो ये तीन आपको एलिमेंट्री आइडिया इनका डिस्कस करना है आपको. डिसएडवांटेज, एडवांटेजेस, मेथड फॉर रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन. तो डिसएडवांटेज क्या हो सकती है? देखिए सबसे पहले की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज तो ये है कि अगर फ्रिक्शन ज्यादा हो जाए. देखिए आपने देखा होगा कार जो है आपकी गाड़ी है, गाड़ियों में जो टायर्स होते हैं, टायर्स और रोड के बीच में ग्रिपिंग करने के लिए हम फ्रिक्शन क्या करते हैं, हम ग्रिपिंग करते हैं इसलिए ताकि फ्रिक्शन प्रोवाइड नेसेसरी फ्रिक्शन मिल जाए उसमें और ग्रिपिंग अच्छी तरह से हो जाए. मतलब टायर्स के बीच में जो टायर्स हैं उसमें हम क्या करते हैं, एक डिजाइनिंग सा करते हैं टायर के अंदर. तो वो डिजाइनिंग आपने करते ही इसलिए, और आपकी जो सड़क है, रोड है, सड़क के ऊपर भी आपकी एक तरीके से रफ ना होकर, बिल्कुल प्लेन ना होकर, थोड़ी सी आपकी इरेगुलरिटीज होती हैं. वो इसीलिए होती हैं कि आपकी जब कार मूव करती है तो जब हम ब्रेक लगाएं तो ग्रिपिंग आपकी बहुत ही अच्छी बन जाए. ठीक है, वो ग्रिपिंग बनेगी क्यों? क्योंकि इरेगुलरिटी के बीच में क्या होगा, आपका फ्रिक्शन होगा. फ्रिक्शन से आपकी ग्रिपिंग बनेगी स्टूडेंट्स. ठीक है, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है आपका, उसकी डिसएडवांटेज यही है, अगर आपका फ्रिक्शन ज्यादा हो जाता है या फ्रिक्शन कम हो जाता है आपका, ठीक है, तो आपकी वो ग्रिप नहीं बनेगी. जैसे सपोज करो कि आपके जो टायर्स हैं उनकी जो डिजाइनिंग है, ऊपर की लेयर्स जो है आपकी, वो धीरे धीरे कम हो जाती है, मतलब बिल्कुल साफ हो जाते हैं टायर्स. ठीक है ना. तो वहां पर, और इसी तरीके से सड़क भी जो है आपकी इरेगुलरिटी ना हो, इरेगुलरिटी बहुत कम हो सड़क में, तो ग्रिपिंग नहीं बनती आपकी. आप क्या, आपकी गाड़ी के टायर से जब आप ब्रेक मारोगे, जब गाड़ी से ब्रेक मारोगे और टायर और सड़क के बीच में ग्रिपिंग नहीं बनेगी तो गाड़ी फिसल जाएगी आपकी. तो वहां पर वो क्या है, आपकी डिसएडवांटेज है. क्यों? फ्रिक्शन कम हो गया. अब कम हो गया तब भी डिसएडवांटेज है, ज्यादा हो गया तब भी डिसएडवांटेज है. ठीक है. दूसरा, फ्रिक्शन ज्यादा होने से हीट बन जाती है. बहुत से इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप, जो डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, जिसमें अगर आप फ्रिक्शन ज्यादा कर दें या फ्रिक्शन बहुत कम कर दें, ठीक है, तो वो आपका रीजन बन जाता है उन डिवाइसेस का अच्छी तरह से वर्क ना करने का. ठीक है. अगर सपोज कीजिए हम फ्रिक्शन ज्यादा कर देते हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली जब वो, अगर मूविंग पार्ट है उस मशीन के अंदर, तो जब वो मूव करेगा, ठीक है, दोनों सिरों के बीच में मैंने फ्रिक्शन इंक्रीज कर दिया, जो मूव कर रहा है वो और साथ में जो और मेटल लगा है वो भी, तो डेफिनेटली आपकी हीट होगी. तो हीट के भी रीजन हो सकते हैं अगर हम फ्रिक्शन को ज्यादा कर दें. तो बहुत सी ऐसी चीज है. एडवांटेज क्या है? देखिए सपोज कीजिए हम पेपर और पेन, पेपर पे हम पेन से लिख रहे हैं, तो वो भी फ्रिक्शन की डिसएडवांटेज है, क्योंकि पेन को बैलेंस रखता है पेपर के ऊपर.
अगर फ्रिक्शन ना होता तो पेन बार बार आपका फिसल जाता। ठीक है, इवन अगर मैं बोर्ड पे भी लिख रहा हूँ कुछ ना कुछ तो वो भी फ्रिक्शन की हेल्प से है। अगर फ्रिक्शन ना होता किसके बीच में, पेन के बीच में और इस व्हाइट बोर्ड के बीच में, तो आपका पेन फिसल जाता। तो ये आपकी क्या है, एडवांटेज है फ्रिक्शन की। और एडवांटेज क्या है फ्रिक्शन की, वॉकिंग, हम चल रहे हैं, हम इवन स्टैंडिंग कंडीशन में हैं, वो भी फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि ग्रिप बना रहे हैं। कार, जब आपकी कोई भी व्हीकल है या कार है रोड पे चल रही है, तो रोड पे चल रही है तो आगे कोई भी चीज आ जाती है तो हम ब्रेक लगाते हैं, तो आपकी वो भी फ्रिक्शन की एडवांटेज है, क्योंकि ब्रेक लगेगी तो ग्रिपिंग बनेगी आपकी। हमने टायर्स को, रोड को इस तरीके से बनाया कि मैक्सिमम फ्रिक्शन बन सके। तो ये क्या है, एडवांटेजेस है। उसके बाद है मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। ठीक है, आप रिड्यूस कैसे कर सकते हो, सपोज कीजिए ये आपकी वॉल है, ठीक है, इस पे आप पेंट कर दीजिए या पॉलिश कर दीजिए, तो पेंट और पॉलिश कर देंगे तो इरेगुलरिटीज क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। सपोज कीजिए ये आपकी इरेगुलरिटी थी माइक्रोस्कोपिक व्यू से, आप इस पे पेंट करते हैं, ये पेंट करते हैं तो इरेगुलरिटीज में क्या भर गया, पेंट भर गया। अब ये क्या होगी, बिल्कुल सीधी हो गई। इसी तरह पॉलिश करते हैं, ठीक है, पॉलिश में भी रेगुलरिटी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, उसमें पॉलिश भर जाती है। ठीक है, इसी तरह लुब्रिकेशन कर दीजिए। लुब्रिकेशन का क्या मीनिंग है, सपोज कीजिए आपकी इसी तरीके से कोई इरेगुलरिटी है, आप इसमें लुब्रिकेशन कर देते हैं, तेल डाल देते हैं, तो ये आपकी, ये भी क्या बन जाएगी, आपकी बिल्कुल सीधी बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपका प्रोवाइडिंग द स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन का मतलब क्या होता है, देखिए आपके जितने भी एयरप्लेन वगैरह है या सीधे, इस तरीके से आपने उनकी शेप देखी होगी, इस तरीके से, बेटा इसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन शेप। ये क्या करती है, एयर रेजिस्टेंस को कम करती है। एयर रेजिस्टेंस एक फ्रिक्शन होता है, यानी एयर की टर्म में जो फ्रिक्शन होगा उसको क्या बोलेंगे, एयर रेजिस्टेंस बोलेंगे। तो ये आपका एयर रेजिस्टेंस को भी क्या करती है, कम करती है। तो इस तरीके की शेप आप माइंड में समझ गए होंगे कि सर ने किस तरीके की शेप बताई है, तो वो सारे के सारे क्या है बेटा, हेल्पफुल है। ठीक है, तो ये सारे के सारे, ठीक है। अब जो आपका नेक्स्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है, ये तो क्वेश्चन आप अच्छी तरह से कर लोगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, उसके नोट्स भी मैं भेज दूंगा। ठीक है, उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट आता है बैंकिंग ऑफ रोड्स। ये अच्छी तरह से समझ लीजिए, बैंकिंग ऑफ रोड्स क्या मतलब है, बैंकिंग ऑफ रोड्स का सबसे पहले इसकी जरूरत क्यों पड़ती है और क्या मतलब है। देखिए, जब हम क्या करते हैं, अगर रोड पर हम ट्रेवल कर रहे हैं कार में, तो अगर आपका हमें टर्न लेना है, हाईवे पे अगर टर्न लेना है, तो हाईवे थोड़ा सा बेंड होता है इस तरीके से। अगर हम गोल ऐसे टर्न लेना, आपने देखा होगा जब हाईवे पे जाओगे ना आप, तो अगर आपको ऐसे टर्न लेना है, बहुत लंबा टर्न लेना है, तो हाईवे ऐसे बैंक मिलता है, इसके रिस्पेक्ट में बेंड मिलता है, सॉरी, ये जो है ना, सपोज करो ये हाईवे होना चाहिए, अब ये ऐसे होना चाहिए, बट ये ऐसे मिलेगा, ऐसे इस तरीके से एक एंगल थीटा पर, तो इसको बोलते हैं स्टूडेंट बैंकिंग ऑफ रोड्स। बैंकिंग के मतलब होते हैं किनारे, यानी जो रोड के किनारे हैं वो एक एंगल पर मिलेंगे, सिविल इंजीनियर उसको एक एंगल पर बना देते हैं। ठीक है, वो तो हुआ बैंकिंग ऑफ रोड्स। उसकी जरूरत क्यों पड़ती है, फॉर द सेफ मूवमेंट या फॉर द सेफ टर्न। अगर आपने सेफ टर्न करना है तो बैंकिंग ऑफ रोड्स करना पड़ेगा। ये आपको डेरिवेशन में अच्छी तरह से समझ आएगा कि सेफ टर्न का मतलब क्या है। सेफ टर्न मतलब गाड़ी जो है वो आसानी से मूव हो सके बिना गिरे, बिना एक्सीडेंट के। ठीक है, वो सेफ टर्न है आपका, तो वो डेरिवेशन में समझ आ जाएगा। आप अब माइंड में कॉन्ट्राडिक्ट कीजिए कि हम उस आपके जो टर्निंग है पूरा सर्कल, जिससे हम जिस रोड से जिस तरीके से टर्न करेंगे, उस टर्न पर हम कहीं पर है गाड़ी में, और सपोज कीजिए कि गाड़ी उस पोजीशन पर, उस टर्निंग पर है, यानी बैंकिंग ऑफ रोड्स पर हम हैं, तो वो किस तरीके से होगा आपका, वो इस तरीके से होगा बेटा। ये जो एंगल बनाया मैंने, ये थीटा, ये कौन सा आपका बैंक्ड एंगल। ठीक है, अब आपकी गाड़ी कहाँ है, यहां है। ठीक है, ये गाड़ी है आपकी, तो इसकी नॉर्मल रिएक्शन कहाँ होगी, यहां पर, और वेट कहां पे होगा, mg नीचे की तरफ। क्लियर स्टूडेंट। अब अगर
ज्योमेट्री से ये भी थीटा होगा, तो आर के रिस्पेक्ट में ये आर है रिजल्टेंट, तो ये कितना बन गया आर कोस ऑफ थीटा, और ये क्या बन गया बच्चों आर साइन ऑफ थीटा। अब अगर यहां पे सपोज कीजिए यहां पर ये फ्रिक्शनल फोर्स लगता है एफ लगता है, तो ये एफ इसमें होगा, ये भी थीटा एंगल पर होगा, ये थीटा एंगल पर होगा, तो ये कंपोनेंट एफ की टर्म में क्या होगा एफ साइन ऑफ थीटा, और इसकी टर्म में क्या होगा एफ कोस ऑफ थीटा। क्लियर स्टूडेंट? ठीक है, सिंपल सा डायग्राम है, कुछ भी नहीं करना आपको। ठीक है, एक बार और बता देता हूं। सपोज कीजिए ये आपका आर है, क्लियर, ये बन गया थीटा, तो ये कितना हो गया आर कोस ऑफ थीटा, और ये कितना हो गया आपका आर साइन ऑफ थीटा। ठीक है, अब इसमें mg कहां है नीचे की तरफ, ये आपका mg है, और अब अगर ये जो चीज है ये आपकी f ऑफ फ्रिक्शन, तो यहां कितना हो गया f साइन थीटा, क्यों, क्योंकि ये थीटा आपका ये होगा आपका, ठीक है, और ये कितना हो गया आपका f कोस ऑफ थीटा। क्लियर स्टूडेंट? ये दोनों डायग्राम आपके सेम है। अच्छी तरीके से वीडियो को पॉज कीजिए और इसको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। ये हम डेरिवेशन क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, ये जो डेरिवेशन है हम किस तरीके से कर रहे हैं, ये डेरिवेशन है आपकी, अगर आपका टेकिंग इनटू द अकाउंट द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड, मतलब फ्रिक्शन है आपका टायर और रोड के बीच में, तब हम फाइंड आउट करेंगे वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से आपकी गाड़ी जाएगी। ठीक है, फ्रिक्शन किसके बीच में है, टायर के बीच में और रोड के बीच में, तो लिख दीजिए टेकिंग इन अकाउंट द फ्रिक्शन, टेकिंग इनटू द अकाउंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड रोड। ठीक है, टायर और रोड के बीच में। अब कुछ नहीं करना, सिंपल बैलेंस करना है। देखिए ये चीज और ये चीज बैलेंस किससे होगी, जो आर कोस थीटा है, आर कोस थीटा है, ये किससे बैलेंस हो जाएगा, नीचे से नीचे क्या आपका mg प्लस एफ साइन ऑफ थीटा, मतलब ये टर्म इससे बैलेंस हो जाएगी। अब एफ कितना आपका म्यू इंटू आर, ठीक है, अब स्टैटिक फ्रिक्शन लेंगे तो म्यू ऐसे बन जाएगा ये, तो यहां से आर कोस थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा mg प्लस म्यू आर साइन थीटा। तो यहां से बेटा हमें आर निकालना है, तो आर कोस थीटा माइनस म्यू आर साइन थीटा इक्वल टू में mg। क्लियर? तो यहां से आर कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बच गया कोस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इक्वल टू mg। तो आर की वैल्यू बच्चों क्या आ गई आपकी mg डिवाइड बाय कोस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। तो आर की वैल्यू आपको याद रखनी है। ठीक है, क्या वैल्यू आ गई आर की mg अपॉन कोस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ये आपकी आर की वैल्यू है। फिर हम बैलेंस करेंगे सेकंड को। सेकंड को किस तरीके से बैलेंस करेंगे, सेकंड आपका जो एफ कोस थीटा और आर साइन थीटा ये बैलेंस होगा सेंटीपिटल फोर्स से, क्योंकि जो टायर्स और जो आपके सड़क के बीच में रोड के बीच में जो फोर्स लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स वो प्रोवाइड होगा आपका किससे, सेंटीपिटल फोर्स से। मतलब आप ये बोल सकते हैं जो टायर्स के बीच में और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन बनेगा वो एक सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट करेगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है कार को मूव करवाएगा किसमें, सर्कल में। तो ये किसका हो गया एफ कोस थीटा प्लस आर साइन थीटा, मतलब ये जो फोर्स है यहाँ पर ये बैलेंस किससे होगा mv स्क्वायर बाय आर। ये सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है, जब मैंने करवाया था सेंटीपिटल एक्सेलरेशन को डिराइव किया था v स्क्वायर बाय आर, और सेंटीपिटल फोर्स कितना आया था आपका mv स्क्वायर बाय आर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये फॉर्मूला किसका आपका सेंटीपिटल फोर्स का।
तो यहां से आपका स्टूडेंट जो एफ कोस थीटा है प्लस आर साइन थीटा है वो आपका किसके बराबर आ गया, एम स्क्वायर बाय आर के। अब एफ की वैल्यू वही कितनी है, म्यू इंटू आर, पुट कर दीजिए, म्यू इंटू आर कोस थीटा प्लस आर साइन थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। क्लियर स्टूडेंट? तो यहां से आर कॉमन ले लीजिए, ये कितना बच गया, म्यू कोस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। अब आर की वैल्यू में पता है, ये आर की वैल्यू है एम जी अपॉन कोस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। तो आप इक्वेशन 1 में आर की वैल्यू पुट कर दीजिए, इसको तो मैं रब कर देता हूं, ठीक है। जो आपकी इक्वेशन 1 है उसमें आर की वैल्यू पुट कर दीजिए, पुट, ठीक है। जो आपकी इक्वेशन 1 है उसमें आप आर की वैल्यू पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ये थे, आप दोबारा लिख लीजिए इसको, आर म्यू कोस ऑफ थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। अब आर की वैल्यू ये है आपकी, तो ये कितनी आ जाएगी, एम जी ऊपर आ जाएगा, ये तो ये म्यू कोस ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा आपका, कोस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, कोस थीटा माइनस म्यू साइन ऑफ थीटा। ये वैल्यू किसके आगे स्टूडेंट, एम वी स्क्वायर बाय, तो ये किसके बराबर आ गया, एम जी म्यू कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। अब आप इस m से ये m कैंसिल कर दीजिए, तो ये कितनी बन गई इक्वेशन, जी म्यू कोस ऑफ थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस ऑफ थीटा माइनस म्यू साइन ऑफ थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। क्लियर स्टूडेंट? अब आर को उस तरह मल्टीप्लाई कर दीजिए, आर को हम क्या करेंगे, इस तरह मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा आपका, आर जी म्यू कोस ऑफ थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस म्यू साइन ऑफ थीटा। ये आपका सिंपल वी स्क्वायर के बराबर आ गया। अब v की वैल्यू क्या बन जाएगी, अंडररूट, तो v की वैल्यू कितनी बन जाएगी, आर जी म्यू कोस ऑफ थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा का अंडररूट। तो ये सिंपल स्टूडेंट v की वैल्यू आ गई। अब इसमें कुछ स्पेशल केस आते हैं, आप क्या कीजिए, जो आपकी राइट हैंड साइड है उसमें यहां भी कोस थीटा से डिवाइड कर दीजिए, यहां भी कोस थीटा से डिवाइड कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका। तो v इक्वल टू अंडररूट ऑफ आर जी, तो ये कितना हो गया, म्यू कोस थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा, ये ब्रैकेट बंद यहां पर, अपॉन कोस थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। ये टर्म आ गई स्टूडेंट, क्या ये आपकी v इक्वल टू अंडररूट ऑफ आर जी इंटू म्यू कोस थीटा बाय कोस थीटा प्लस साइन थीटा बाय कोस थीटा अपॉन कोस थीटा बाय कोस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा बाय कोस थीटा। बताओ हमने क्या किया, ऊपर भी कोस थीटा से डिवाइड कर दिया, नीचे से भी कोस थीटा से डिवाइड कर दिया। अब देखिए ये आपका कैंसिल हो गया, ये आपका कैंसिल हो गया, साइन बाय कोस टेंजेंट बन गया। तो जो एक्सप्रेशन है आपकी v, ये v की वैल्यू फाइनल ये बन जाएगी आपकी आर जी इंटू म्यू प्लस टेंजेंट थीटा अपॉन, जो v की वैल्यू है वो आपकी क्या बन जाएगी, आर जी म्यू प्लस टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेंजेंट थीटा की पावर 1/2 यानी अंडररूट। ठीक है, अब
जो आपका ये आपकी फाइनल एक्सप्रेशन हो गई वी की। अब सपोज कीजिए कंडीशन आ जाए कि जो म्यू है उसकी नियर बाय वैल्यू 0 है, मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं है किसके बीच में, टायर्स के बीच में और रोड के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, तो आप म्यू की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए। तो वी क्या बन गया आपका आर जी, ये 0 हो गया और यहाँ टेंजेंट थीटा आ गया और 1 माइनस म्यू, तो ये 0 बन गया, तो 1 माइनस 0 1 ही होता है, तो यही आ गया आपका अंडर रूट। तो यहां से आपका वी स्क्वायर किसके बराबर आ गया आर जी टेंजेंट थीटा। अब यहां से टेंजेंट थीटा जो है वो गया वी स्क्वायर बाय आर जी, तो ये आपकी टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ गई क्या, कितनी वी स्क्वायर बाय आर जी, या वी स्क्वायर की वैल्यू आर जी टेंजेंट थीटा या वी की वैल्यू अंडर ऑफ आर जी टेंजेंट थीटा आ गई। तो ये आपका कितना था फाइनल एक्सप्रेशन किसका, कि टेकिंग इनटू द अकाउंट व्हेन देयर इज अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड। अब सपोज कीजिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टायर और रोड के बीच में हम नेग्लेक्ट कर दें, अगर एग्जाम में आ जाता है कि बैंकिंग ऑफ रोड से वेलोसिटी निकालिए टायर्स और उसके बीच में फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर गए, तो ये तरीका था। एक आप सिंपल तरीका सीधा भी कर सकते हैं आप, ठीक है, इसमें आपको पूरी डेरिवेशन निकालनी पड़ेगी तब ये म्यू को 0 करेंगे। एक आपका क्या है नेग्लेक्टिंग द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स रोड, बैंकिंग ऑफ रोड्स की वही डेरिवेशन करनी है हमें, फ्रिक्शन को टेकिंग इनटू द अकाउंट ऑफ देयर इज नो फ्रिक्शन, हमें फ्रिक्शन नहीं मानना है, यानी टेंजेंट थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी, हम इसको डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं अगर एग्जाम में ये आ जाता है तो, ठीक है, टेकिंग विद द अकाउंट, ठीक है, यानी टेकिंग और नेग्लेक्टिंग द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड, ठीक है। उस केस में हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाते हैं, ये आपका थीटा है, अब गाड़ी कहां है, यहां पर, यहां, तो ये आर है आपका और एम जी नीचे की तरफ है, ठीक है, ये थीटा बन गया, तो ये कितना हो गया आर कोस ऑफ थीटा, और ये कितना बन गया आपका आर साइन ऑफ थीटा। तो अब आर साइन थीटा ही बैलेंस हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाय आर से, सेंटीपिटल फोर्स से, तो यहां से आर कोस ऑफ थीटा ये किससे बैलेंस हो गया आपका एम जी से, ये वन इक्वेशन, और ये बैलेंस किससे हो जाएगा सेंटीपिटल फोर्स से, आर साइन थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर सेकेंड। अब आप क्या कीजिए, डिवाइड सेकेंड बाय फर्स्ट, आर साइन थीटा डिवाइड बाय आर कोस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है, इंटू 1 बाय आपका एम जी से डिवाइड करना एम स्क्वायर बाय आर अपॉन एम जी, ये एम से एम कट गया, आर से आर, तो क्या बन गया टेंजेंट थीटा, और ये क्या बन गया वी स्क्वायर बाय आर जी, वी स्क्वायर बाय आर जी। तो यहां से सिंपल वी क्या बन गया अंडर ऑफ टेंजेंट थीटा आर जी, तो यही वैल्यू आ गई जो हमने निकाल ली थी। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर एग्जाम में ये आ जाए कि नेग्लेक्टिंग द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड, तब तो आपको ये करना है डेरिवेशन, और एग्जाम में ये आ जाए कि विद टेकिंग विद द अकाउंट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड, तब आपको कौन सा करना, वो पहले करवाया था तब करना है। उसमें एक केस आ सकता है कि आप अगर म्यू को खत्म कर दो तो वो वैल्यू आएगी, ठीक है। सो these are the derivations that based on the banking of roads. Student, listen, these are very very important for the exam point of view, okay. So student, in the next lecture we will do the next topic based upon this chapter, okay. Thank you.